जी स्टूडेंट्स, मुझे एक्नॉलेज करें, मेरी वॉइस सबको आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। ठीक है जनाब, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर प्रीवियस सेशन में जो हम लोगों ने बात की थी कि भाई वेरिएबल्स पे बात हो रही थी, तो हमने फोर्स का प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट किया था। बट क्लास यहाँ पर अगर देखा जाए कि भाई अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट, तो ये सीक्वेंस तो नहीं थी हमारी। हमने प्रोग्राम तो इम्प्लीमेंट कर लिया, बट इस अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट हमने इस प्रोग्राम को सही से एग्जीक्यूट नहीं किया। उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई प्लीज इंटर दी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ये कहा जा रहा है कि भाई आप रन टाइम पर यूजर से इनपुट लो कि वो कोई भी वैल्यू जो है वो इंटर करे। क्लास बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रामिंग ये नहीं होती कि आप वेरिएबल में प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू डाल रहे हो, नहीं, ये बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। इसको कहते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू, इसको कहते हैं हार्ड कोडेड वर्ड, कि आप प्रोग्राम के अंदर ही हार्ड कोडेड वैल्यू डाल रहे हो, नहीं, ये बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रामिंग में नहीं आता। तो इसी प्रोग्राम को जो है थोड़ा और डायनेमिक बनाते हुए चलेंगे। लेकिन क्लास उससे पहले मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट दे दूं, स्कोप ऑफ द वेरिएबल। एनी आइडिया अबाउट इट? स्कोप से क्या मुराद हो सकती है वेरिएबल के? जी जनाब, गर्ल्स और बॉयज के स्कोप में कोई फर्क नजर आता है आप लोगों को? कुछ कुछ कंडीशंस पे ऐसा होता है कि भाई गर्ल्स का स्कोप बॉयज की तरह नहीं होता, उन पे कुछ लिमिटेशंस लगी हुई होती हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर, कि भाई वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन बॉयज़ के लिए कभी कोई ये नहीं कहता कि ये नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, होता है ना। तो इसी तरीके से लिमिटेशंस। जी स्कोप की बात कर रहा हूँ मैं, स्कोप ऑफ द वेरिएबल भी एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर ए, ठीक है, और उसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब इस पूरे सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल मैंने बनाया, अब मेरी अपनी मर्जी कि मैं इस सेक्शन में कहीं भी इस ए के वेरिएबल को यूज कर लूं, ठीक है, तो कोई एतराज की बात नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 वैल्यू दी, अब यहाँ पर इसको कोई एतराज नहीं कि भाई ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे भी यूज कर ली। इसी तरीके से मैंने एक और कंसोल की प्रिंट स्टेटमेंट में ए की वैल्यू को यूज कर लिया, मेरी अपनी मर्जी में 3-4 दफा यूज करूँ। लेकिन क्लास अगर बात आ जाए कि मैं पूरा सेक्शन कॉपी करके एक और सेक्शन इसके नीचे बना लूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इस इंटीजर को हटा दूं। अब यहाँ पर देखिए क्लास, ये जो इंटीजर ए का जो वेरिएबल है ये कहाँ पे है? ये इस वाले मेन में बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको इसी मेन के अंदर यूज करता हूं तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस ए के वेरिएबल को यूज करने जाऊंगा तो यहाँ पर देखें मुझे ए कहीं नहीं मिलेगा, ए मैं यूज ही नहीं कर सकता, इट विल गिव द एरर। और यहाँ पे कह रहा है कि नेम ए डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, कि भाई इस ए का जो स्कोप है वो विद इन ब्रेसिस है, इन ब्रेसिस के तक के, इस बॉडी के अंदर तक के, इस मेन के सेक्शन के अंदर तक के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। चलो एक और मिसाल देता हूँ इस तरीके से। ये तो यूं समझ में आ गया कि भाई इसका स्कोप विद इन द मेन मेथड है, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक मैं फॉर का लूप लेता हूँ, और इस लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 1, a इज लेस देन 10, a प्लस प्लस। अभी मेरा मकसद और चीजें समझाना नहीं है, अब आप सिर्फ इसको देखो। ये मैंने डाटा टाइप बनाई, ये वेरिएबल लिया और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। अब इस
ए के वेरिएबल को इस लूप की बॉडी में मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया ए के वेरिएबल को यूज कर लिया, एक्सेस हो गया। लेकिन मैं इसी ए के वेरिएबल को फॉर लूप के बाहर अगर लिखूंगा तो ये एक्सेस नहीं होगा, इट विल गिव द एरर। और ये कह रहा है कि मैं ए को जानता ही नहीं हूँ। अब ये समझ में आ रही है कि इसका स्कोप विद इन द लूप है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इंटीजर को हटाकर मैं यहाँ पे कर दूं इंटीजर ए, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें कि अब इस ए का स्कोप विद इन द लूप भी है और इसका स्कोप आउटसाइड द लूप भी है। दिस इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। समझ में आई ये बात? यस सर। सर आपकी आवाज कटी है अभी। मैं आपने क्या बताया? स्कोप स्कोप ऑफ द वेरिएबल, स्कोप ये सिर्फ लूप में होता है। ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हर वेरिएबल को कोई ना कोई स्कोप होता है। एक दो टाइप के स्कोप होते हैं वेरिएबल के, एक होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल। जो वेरिएबल मैंने इसमें इंटीजर करके बनाया था उसका स्कोप था लोकल, कि वो मेन के अंदर तो है लेकिन वो मेन के फॉर के अंदर ही चल सकता है, आउटसाइड द फॉर लूप नहीं चल सकता। लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है ये मेन का ग्लोबल वेरिएबल है कि मेन में लूप के बाहर भी चल सकता है और लूप के अंदर भी चल रहा है। ये देखें, ये लूप में भी चल रहा है और लूप के बाहर भी चल रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने का मकसद है, मेरा मकसद लूप पढ़ाना नहीं है अभी। अच्छा, अब हमारे पास अगली चीज आती है कि वेरिएबल, कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 10, फिर इसके बाद मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और उसमें a को प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने दोबारा क्या किया कि एक में वैल्यू दे दी 11। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a। अब मुझे बताएं कि आउटपुट क्या जनरेट होगा इसका। आउटपुट क्या आना चाहिए? सिर्फ 11 आना चाहिए, 21 आना चाहिए। अच्छा जी, और जी कायनात सुन सकती हैं? कायनात हसन, सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को देखें और आउटपुट प्रिडिक्ट करें कि आउटपुट क्या आ सकता है। मेरा ख्याल से कायनात जो है वो गायब है। जी कायनात सुन सकती हैं मुझे? नहीं सर, मैं सोच ही रही हूँ, गायब नहीं हूँ सर। मुझे क्या पता, मैं देख थोड़े रहा हूँ आपको। सर मैं कैसे गायब हो सकती हूँ? अच्छा जी, चलो बताएं भाई, आउटपुट प्रिडिक्ट करें। सर 11 सर आई आएगा। थिंक 11। काशिफ ने बिल्कुल सही बताया भाई, पहले 10 आएगा फिर 11 आएगा। बिल्कुल सही है आदिल, मेहदी, 10 और 11। ठीक है भाई, आप यहाँ पे देखें कि इस टाइम जब कर्सर पहले इस पे जाएगा कंपाइलर, तो पहले 10 वैल्यू ए में असाइन करेगा, फिर उसको प्रिंट करवा देगा। फिर क्या हो रही है, वैल्यू 10 से ओवरराइड होके क्या हो रही है, 11 हो रही है, और फिर उसके बाद ये 11 प्रिंट कर रहा है। तो इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट जो है गालिबन क्या आता है, 10 और 11। ठीक है, अब कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं कि अगर उनको एक कीवर्ड दे दिया जाए कॉन्स का, तो अब देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब इसको कौन समझाएगा? मेरे ख्याल से अभी किसी शुरू में अभी पिछले सेशन में किसी खातून ने ये बात बोली थी कि पाई की वैल्यू का कुछ जिक्र किया था। कौन थी वो भाई? सर मैंने जी शिजा। तो अब यहाँ पे मुझे बताएं कि क्या समझ में आ रहा है आपको, कॉन्स का क्या मतलब है? सर अब ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये वेरिएबल हो गया कांस्टेंट सर ये कि वैल्यू वंस जब इसमें एक वैल्यू आ गई आप दोबारा इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये देखें,
द लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट मस्ट बी वेरिएबल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब ये वेरिएबल तो है लेकिन ये कांस्टेंट वेरिएबल है। वंस जब आपने इसमें एक वैल्यू दे दी तो अब ये ओवरराइड नहीं हो सकती, इट विल गिव द एरर। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल होता है। एक चीज और बता दूं वेरिएबल के हिसाब से, वेरिएबल कुछ हमारे पास सी शार्प में प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं, जैसे कि फॉर के नाम से हम कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, लाइक इंटीजर फॉर के नाम से हम कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। इक्वल टू अगर मैं ये काम करने की कोशिश करूं तो ये नहीं कर सकता। इसी तरीके से डबल एफ के नाम से कोई मैं वेरिएबल नहीं बना सकता, क्योंकि एफ जो है वो एक वेरिएबल है, वो कीवर्ड है प्री डिफाइंड। तो आपके सामने यहाँ पर मेंशन है कि कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं, ये नजर आ रहे हैं सबको। सी शार्प रिजर्व कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट, एज, इवेंट, इसमें यहाँ पर आप देखें इफ, फॉर, फ्लोट, फिक्स, ओवरराइड, ये तमाम क्या है हमारे पास कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं, इनके नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब फाइनली हम अपने आखिरी पार्ट की तरफ आ रहे हैं, और वो पार्ट हमारे पास ये है कि भाई हाउ टू टेक द यूजर इनपुट, हाउ टू टेक फ्रॉम यूजर इनपुट, किस तरीके से हम अपने इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट होना चाहिए क्या, हमारा नाम, मतलब पहले यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि प्लीज इंटर दी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो ब्लैक स्क्रीन पे रन टाइम पे रिजल्ट पे हमें यूजर से इनपुट देना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंटर दी वैल्यू ऑफ मास, मास की वैल्यू इंटर करो। ठीक है भाई। अब देखो क्लास, अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड यूज करता हूँ ना राइट, तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइन प्रिंट करवा देगा लेकिन कर्सर तो लाइन ब्रेक नहीं करेगा। जब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो देखें, अब ये मुझे उसी लाइन पे इनपुट मांग रहा है, तो ये तरीका बेस्ट है कि मैं यहाँ यहीं पे इनपुट करूँ। अब जब यहीं पे इनपुट करने के बाद जब मैं इंटर करूँ तो मुझसे मांगे इंटर द वैल्यू ऑफ एस्केलरेशन। जब मैं एस्केलरेशन की वैल्यू इंटर करूँ तो फिर मुझे फौरन से मैसेज आ जाए योर फोर्स कैलकुलेटेड, या योर कैलकुलेटेड फोर्स विल बी, जो भी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से मुझे प्रोग्राम को जो भी एग्जीक्यूट करना है मुझे रन टाइम पे करना पड़े, मैं वैल्यू जो है वो प्रोग्राम में ना डिफाइन करूं। तो हाउ इज इट पॉसिबल, तो देखते हैं। अब देखें फ्लो चार्ट हमसे क्या मांग रहा है, सबसे पहले प्लीज इंटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर द वैल्यू ऑफ मास। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप हमसे क्या कह रहा है कि भाई दूसरे स्टेप में यूजर से इनपुट लो, जो भी यूजर इनपुट करे वो एम में जाना चाहिए, वो एम में स्टोर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया डबल एम। एक चीज जहन में बिठा लीजिए, सी शार्प बाय डिफॉल्ट जो यूजर से इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग में लेता है, और कोई फॉर्मेट नहीं होता, वो स्ट्रिंग लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है ना, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्लीज इंटर योर नेम, और मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं नेम लिख के इंटर करूँ तो मेरा नेम दोबारा से प्रिंट हो जाए, तो मैंने स्ट्रिंग नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। और यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। मैंने आपको शुरू में बताया था रीड लाइन का एक काम क्या होता है कि टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, और रीड लाइन का एक और काम होता है टू टेक द यूजर इनपुट। अब मैंने क्या कर लिया कि मैं नेम के आगे मैंने लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, कि अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा स्ट्रिंग में वो स्ट्रिंग में लेगा और वो स्टोर करवा देगा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में। इसका काम होता है स्ट्रिंग से यूजर इनपुट लेना, यानी यूजर इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेना और उस वेरिएबल में देना जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, हमने यहाँ पे दे दी। और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास एक मैसेज आ जाए योर नेम इज, इसके बाद मैं कॉन्कैटिनेट करने के बाद यहाँ पे नेम लिख दूँ।
तो आप क्लास अपने प्रोग्राम को जब मैं चलाऊंगा ना तो उसका फ्लो देखिएगा आप। तो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे सबसे पहले मांग रहा है कि भाई प्लीज एंटर योर नेम। तो मैंने यहाँ पे अपना नेम दे दिया, सैयद अफान अहमद। और जैसे मैं एंटर करूंगा ना तो यहाँ पे देखें योर नेम इज सैयद अफान अहमद। अब ये जो सैयद अफान अहमद जो यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है वो किसने लिया है, इसने लिया है। और उस नेम को स्टोर करवा दिया किसमें, इस वेरिएबल में। और वेरिएबल को डिस्प्ले मैंने करवा दिया इसके साथ कि जो इस इंस्ट्रक्शन से पहले जो नेम यूजर से इनपुट आ चुका है वो मेमोरी में स्टोर था और उस मेमोरी से मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। इस प्रोग्राम में मुझे बताएं छोटे से किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि मैं फोर्स के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आते हैं। अब हमें जो मास की वैल्यू लेनी है, प्लीज एंटर दी वैल्यू ऑफ मास। अब हमें जो मास की वैल्यू इनपुट लेनी है वो स्ट्रिंग में तो नहीं लेनी, वो यकीनन किस में लेनी है, डबल में लेनी है। तो हमने डबल एम के नाम से एक वेरिएबल असाइन कर दिया। अब हमें यूजर से तो इनपुट किस तरीके से लेते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे कंसोल डॉट रीड लाइन, बट ये इनपुट लेके आएगा किसमें, स्ट्रिंग में, जबकि वेरिएबल तो डबल है। तो ये देखो इसने एरर देना शुरू कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, इससे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको यहां से कट कर लो और इससे पहले एक इंस्ट्रक्शन लिख दो डबल डॉट पार्स और उसके ब्रैकेट में ये लिख दो कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसका मतलब समझो कि ये वाली इंस्ट्रक्शन रिवर्स ऑर्डर में इंप्लीमेंट होगी। कैसे कि सबसे पहले यूजर से इनपुट आएगा, स्ट्रिंग में उठाएगा ये इनपुट और स्ट्रिंग को क्या करेगा, डबल में पार्स करेगा। पार्स मतलब कन्वर्ट करेगा डबल फॉर्मेट में, और उस स्ट्रिंग को डबल में चेंज करके डबल टाइप के एम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। ठीक है, फिर क्या होगा, मैं चाहता हूं कि एम की वैल्यू मुझे यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर कंसोल और राइट लाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दी मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज। ये सिर्फ आपको शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया एम ताकि यूजर से इनपुट हम लोग ले सकें। अब मेरी अपनी मर्जी के भाई यहाँ पे मुझसे मांग रहा है कि प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ मास, मैंने दे दिया 10 या मैं दे सकता 10.6। तो अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10.6। बट मेरा ये वाला काम तो नहीं है। अब फ्लो चार्ट पे जाएंगे, ये काम हो गया। इसने कहा था कि भाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटर करो, ये लाइन प्रिंट हो गई। फिर यूजर से इनपुट लो, यूजर से भी इनपुट ले लिया। अब यूजर से इनपुट लेने के बाद अगला स्टेप कह रहा है कि अब ये दूसरी चीज मांग रहा है क्या, कि प्रिंट करो प्लीज इंटर द एस्केलेरेशन। तो अब इसके बाद मैं ये वाला काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दूसरा स्टेटमेंट लिखूंगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ एस्केलेरेशन, और उसके बाद इसको भी कंसोल और राइट में लिखूंगा क्योंकि मुझे उसी लाइन पे यूजर से इनपुट चाहिए। ठीक है भाई, आ गया। अब मैंने एक और वेरिएबल लिया ए के नाम से। अब आप यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट में क्या लिखा हुआ है कि इनपुट करो जो भी यूजर और वो स्टोर हो जाए किसमें, ए में। ए में स्टोर हो गया। यूजर से इनपुट लेने के लिए दूसरी कन्वर्जन क्या है हमारे पास, पहले तो हमने लिखा डबल डॉट पार्ट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो कन्वर्ट डॉट टू डबल। एक इंस्ट्रक्शन ये भी है और इसके अंदर लिख दोगे आप कंसोल डॉट रीड लाइन। ये दो टाइप की कन्वर्जन है। पार्स जो है वो, पार्स और कन्वर्ट में फर्क सिर्फ इतना है कि पार्स जो है वो एक फिक्स साइज में पार्स करता है, यानी 32 बिट में पास करता है। ठीक है, कन्वर्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन नंबर डबल पर सेशन। इसी तरीके से कन्वर्ट डॉट टू डबल में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर करेंगे तो कन्वर्ट की जो क्लास है वो हमें ऑप्शन देगी कि इंटीजर 16 में कन्वर्ट करो, 32 बिट में कन्वर्ट करो,
जबकि पार्स जो है वो सिर्फ 32 बिट में कन्वर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया। अब हम लोग फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पहले मैसेज, फिर इनपुट, फिर दूसरा मैसेज कि भाई इंटर करो एस्केलेरेशन की वैल्यू, फिर हम यहाँ पर इंटर करवाएंगे एस्केलेरेशन की वैल्यू, और जो एस्केलेरेशन की वैल्यू आएगी वो ए में आ जाएगी। अब फाइनली क्या कह रहा है कि भाई दो इनपुट लेने के बाद कह रहा है कि भाई दोनों को प्रोडक्ट करवाओ और एफ में स्टोर कर दो। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है कि डबल एफ के नाम से वेरिएबल लेना है जिसमें एम को मल्टीप्लाई करवाना है ए से। फिर फाइनली कह रहा है कि भाई प्रिंट करवा दो क्या, फोर्स विल बी, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास एफ। तो अब ये हमारे पास प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट। तो अब अपने प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमसे पहले मांग रहा है कि भाई प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ मास, हमने दे दी 13। अब ये कह रहा है कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, हमने दे दिया 2। तो अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 26, द फोर्स विल बी 26। अब ये मुझे बताएं ये बात किसको समझ में नहीं आई? क्लियर है सर? क्लियर है? तो यस सर। एक दफा मैनुअल को देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक कवर करने थे, तो हमने कर लिए। यहाँ पे आ गया यूजर इनपुट, देन उसके बाद ये आपकी लैब एक्सरसाइज। अब लैब एक्सरसाइज भी वही है जो आप लोगों ने जिन क्वेश्चंस के एल्गोरिथम सूडो कोड वगैरह बनाए थे, अब उनका कोड करना है आप लोगों ने। वो है कि भाई आपने टेक द इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन फ्रॉम यूजर इनपुट, convert and save them in respective data type and calculate the final velocity as per following formula। इस फॉर्मूले के तहत आप लोगों ने कैलकुलेशन परफॉर्म करके इसका इस तरीके से कोड लिखना है। मैं आप लोगों को एक तरीका बता दूं भाई, फाइल फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए कि जो कोड आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो ना, जैसे ये मेरा कोड हो गया पूरा। अब आप लोगों ने वंस जब आपका प्रोग्राम एक सवाल का कंप्लीट हो गया, आपने कंट्रोल ऑल करना है, कंट्रोल सी करना है, और अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं दोबारा फॉर्मेटिंग करके बता देता हूँ किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है। पिछली क्लास में आप लोगों के पास इशू ये आ रहा था कि भाई सबने वर्ड फाइल तो करवाई लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। मेरे पास जो वर्ड है वो 2019 से आप लोगों ने यकीनन 2013 2010 वगैरह में बनाया होगा, या मेरे मोबाइल में वो वर्जन क्लैश कर रहा होगा जो आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से फॉर्मेटिंग आउट हो रही थी। आप लोगों ने क्या करना है मैं तो फिर बता दूं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूं, मैंने ये टास्क कर लिया, ठीक है, ये मेरी फाइल आ गई। सबसे पहले मुझे इसका हेडर बनाना है। मैंने हेडर पे क्या नाम लिख लिया भाई, यहाँ पे जाकर सबसे पहले लैब नंबर 1 एक्सरसाइज ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, फिर उसके बाद 64430 ये मेरी आईडी आ गई। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और इनकी आप लोगों की आईडी 105926। सही है। अब इसको साइज आप लोग क्या करोगे, इसका साइज रखोगे 16। टाइम न्यू रोमन फॉर्मेट, फॉन्ट स्टाइल से मुझे कोई एतराज नहीं है, पैटर्न ये होना चाहिए बस। ये आ गया हमारे पास हेडर। अब उसके बाद क्वेश्चन गालिबन क्या था, क्वेश्चन ये था आपने क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद क्रॉप करना है सिर्फ पहले क्वेश्चन को। ये आ गया क्वेश्चन और इसको स्ट्रेच कर लिया इतना कि भाई
तमीज के दायरे में नजर आने लगे। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। फिर आ गया नेक्स्ट कोड। अब यहाँ पे ना तो कोई सूडो कोड की हेडिंग आएगी, ना एल्गोरिथम की हेडिंग आएगी, ना फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे आएगी हेडिंग कोड की। अब कोड का साइज जो होना चाहिए, साइज मैं बता रहा हूँ, साइज 14 होना चाहिए बोल्डेड फॉर्म में, जो भी फॉन्ट यूज करो। अब कोड में आप लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट को गौर से समझना। कंट्रोल ऑल करना है, कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल वी कर देना। ये आदत इसी फॉर्मेट में मुझे कोड चाहिए। बस आपने क्या करना है कि इसका साइज आपने कर देना है 12 के मोबाइल व्यू में एक साथ ही सारा कोड आ जाए। इस कोड का कोई फॉन्ट इस तरीके से चेंज नहीं करेगा या इसका कलर कोई चेंज नहीं करेगा, जिस कलर में है बस वो कलर में, ताकि मैं पहचान लूं, मुझे पता है कि कौन सी चीज किस कलर कोड में आती है। ठीक है, फिर आ जाएगी आउटपुट की हेडिंग, सेम हेडिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे आउटपुट आपने कितना लगाना है ये देखो। ये मैंने स्क्रीनशॉट क्या लिया, मैंने 10 वैल्यू ली, यहाँ पर 12 वैल्यू ली। आउटपुट इसका कंप्लीट आउटपुट मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वैल्यू का आउटपुट आप लोग चिपकाएं तो वो फिर लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्रॉप करना है। क्रॉप करने का तरीकेकार ये, आप इसी तरीके से आउटपुट को इतना लिया और इतना स्ट्रेच कर लिया कि भाई विजिबल हो जाए। अब ये विजिबल है। यूं मेरा एक सवाल हो जाएगा, आप इसको सेव करवाएं और सबमिट करवाएं। ये पैटर्न है भाई, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें भाई। सर सर कोड कैसे कॉपी करेंगे? कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी जी सर। करेंगे या राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर ली, ठीक है। कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओके। पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर वर्ड फाइल में इस तरीके से। बस मैं फिर बता रहा हूँ, इसको कोई इस तरीके से ना करे कि यहाँ पे जाके इसने टाइम न्यू रोमन कर दिया और उसके बाद यहाँ पर कलर जो है वो जाके ब्लैक कर दिया खूबसूरती के लिए। नहीं, खुदा का वास्ता ऐसा मत करना। ठीक है भाई, क्योंकि इसका फॉन्ट विजुअल स्टूडियो में जो भी टाइप करते हैं इसका फॉन्ट होता है कंसोल्स। कोई कंसोलास पढ़ते हैं या कोई कंसोल पढ़ते हैं, ये है। डेडलाइन जो है गालिबन कल रात 12 बजे तक की है। सर डेडलाइन एक्सटेंडिंग थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें, नहीं अभी हो विजुअल सकती, स्टूडियो है नहीं। कर लें, आज रात में कर लें। कल मुश्किल से आधे घंटे का टास्क है ये सारा, सिर्फ आधे घंटे का। ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए आधे घंटा कह रहा हूं मैं। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल बनाने और उनकी कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला आपके सामने। आज रात बैठे, अभी शाम में लगाएं, आपका रात भर में विजुअल स्टूडियो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करें उसको। अगर नहीं तो नोटपैड पे कर लें, नोटपैड भी करना सिखाया आप लोगों को। विजुअल स्टूडियो क्या कोई इशू थोड़ी है, तभी तो लैब नंबर 1 में आप लोगों को CMD पे चला के दिखा दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, नो इशू। सही सर, हो जाएगा। अच्छा भाई, क्लास अब आपके सामने एक चीज रख रहा हूँ, मुझे आउटपुट प्रिडिक्ट करके दिएगा इसका। कि फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एक्सरसाइज है, एग्जांपल। इसको देखते हुए मुझे बताएं कि क्या आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे आप लोग, या इसमें कोई एरर है तो मुझे बताएं। जी जनाब, क्या एरर है इसमें? सर कंसोल डॉट रीड लाइन।
नहीं, उसका कोई एरर नहीं है। वो हमने कहा था अगर ना भी लिखा हुआ तो कंट्रोल F5 से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर स्टैटिक में सर जो वो है 400 उसको आएगा। सर टोटल जो मार्क्स रेगुलर कम है। स्टेटमेंट है एक वो काम करें, एक एक करके मुझे बताएं। वेरी गुड, जिन्होंने ये पकड़ा है ना अभी, ये उस्मान हयात बिल्कुल सही पकड़ा है, लेकिन अभी आप रुक जाएं। सर अभी आप बताइएगा नहीं उस्मान, बाकियों से सर? पूछने दें। जी जनाब। वो कंसोल राइट लाइन के बाद वो ऊपर कॉमास नहीं है, फर्स्ट नेम टोटल ये मार्क्स। ये फुरकान सर ये अब्बासी, जी सर। हाँ ये स्ट्रिंग है ना, सर स्ट्रिंग यूजर वो है स्ट्रिंग वेरिएबल में। सर जी जनाब। ये टोटल मार्क्स कांस्टेंट है ना 400 जो है, तो नीचे चेंज नहीं हो सकते। वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिस इज द एरर। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अपना मेंटली तौर पर जहन बना लें। ये क्वेश्चन आपके आपके थ्योरी के टीचर भी देंगे और लैब में भी एज असाइनमेंट के तौर पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो मसला है वो क्या है, कांस्टेंट का। ये जो स्ट्रिंग फर्स्ट नेम है, जब वंस फुरकान अब्बासी दे दिया आपने और इसी तरीके से उसके टोटल मार्क्स आपने 400 दे दिए और उसको एक दफ़ा प्रिंट करवा दिया, तो आप उसको दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते टोटल मार्क्स को। क्योंकि टोटल मार्क्स क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। 400 हो गई तो हो गई, बस पत्थर पे लकीर। ये वाली लाइन पे मसला है, यहाँ पे एरर है। ठीक है, इन दोनों लाइनों पे ना तो ये एडिट होगा ना तो ये प्रिंट होगा। चलें जी, एक और चीज मुझे बताइएगा। अब इस इधर जो यहाँ पर ग्रीन कलर से जो बना हुआ आ रहा है, इसको क्या कहते हैं और इसका मतलब क्या है? ये जो कैप्शन नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि वेरिएबल आई इज असाइंड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है सर आई इसका? थिंक वो कहना कहना चाह सर रहे ये होगा कि कह रहे ये हैं कि वैल्यू आई को जो है वो वैल्यू असाइन कर दी है पर हम्म, यूज नहीं कर सकते हाँ या तो यूज क्या नहीं मतलब है, की ये है अभी तक। वार्निंग कब खत्म होगी? जब हम सर इसको यूज कर लेंगे ना, मतलब प्रोग्राम के अंदर जब हम इसको दे देंगे एक जगह लिख देंगे। यानी इस तरीके से। अब ये हमने इनिशियलाइज तो की थी, अब यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं यानी प्रिंट करवाने जा रहे हैं। ठीक है जनाब, इस टाइप की चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी और कोई कंफ्यूजन है आज की लैब के हवाले से तो एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि हमने लैब नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें कवर की, उसको देख लेते हैं। वेरिएबल एंड डेटा टाइप सबको समझ में आ गए भाई? कोई सवाल है तो पूछ लें। ये हमारे पास वेरिएबल की नो डेटा सर। टाइप्स होती हैं, इनके तमाम साइजेस लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल इन सी शार्प डिक्लेयर बिफोर यूज, ये वो वार्निंग। यू डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स, ये सिंटैक्स डिफाइन किया गया है कि भाई वेरिएबल बनाने के लिए आप पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल, और फिर जैसे सेमीकोलन लगा देंगे इसका मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? टाइप वेरिएबल, उसके बाद कोई ना कोई वैल्यू। सही है। अच्छा, अब क्लास एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एक डेटा टाइप हमने पढ़ी थी बूलियन, ये वाली। अब फॉर एग्जांपल सर मैं यहाँ पर, कंडीशनल होती है। हाँ अब इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, देखो। एक मैंने वेरिएबल बना लिया कंडीशन के नाम से, एक वेरिएबल है। अब इसमें मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें कि भाई 4 इज ग्रेटर देन 5। मैंने ये एक स्टेटमेंट दे दी और मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल और रीड लाइन में, कंसोल और राइट लाइन में कंडीशन।
want output should be generated. Now tell me. false, False. false, All are false. तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर जनरेट क्या होना चाहिए, ये फॉल्स। अब ये बूलियन क्या टाइप थी भाई, बूलियन यही टाइप थी कि भाई बूलियन रेंज इसकी या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब ये कंडीशन, अब ये मैंने वेरिएबल कौन सा बनाया था, बूलियन टाइप का। अब इसमें मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, वो इस मैथमेटिकल कंडीशन को देखते हुए एक वैल्यू रिटर्न करेगा आइदर ट्रू और फॉल्स। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं ये चीज, अब इसका क्या मतलब है, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या तो 4 5 से बड़ा है या उसके बराबर है। ये भी false condition ये है। भी फॉल्स है, तो यकीनन ये भी मुझे फॉल्स जनरेट करके देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करता हूं इज लेस देन और इक्वल टू, अब मुझे बताओ सर अब ट्रू हो जाएगा। क्यों, इक्वल टू तो नहीं है। सर सर लेकिन ये वो false लेस तो condition है ना। ये। ठीक है, अब इसका मतलब होता है सर ऑप्शनल आपने कंडीशन। इक्वल टू लगा दिया ना, अगर इसका सिर्फ मतलब लेस होता देन है, लगाते तो जी कंडीशन जी ट्रू हो जी, जाती। तो यानी इसका मतलब अभी भी फॉल्स होगा, अभी भी फॉल्स होगा ये। नहीं सर ऐसे ट्रू true होगा। ना, true होगा। जी सर। इसको कहते हैं दो अलग अलग ऑप्शनल कंडीशन, कि अगर ये है तो ठीक, वरना ये। अब क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इसको रीड करें कि 4 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब यही कंडीशन सही है, तो हमारे पास यहाँ पे ये डिसीजन ले लेगा ट्रू। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन होती तो अभी भी मेरे पास ट्रू ही रिटर्न करता। क्यों, क्योंकि पहले कोई ये आता देखता सर। कि भाई 5 इज नॉट लेस देन 5 बट इक्वल टू 5, तो ये स्टिल यहां पर ट्रू रिटर्न करेगा। तो समझाने का मतलब ये है कि भाई बूलियन वेरिएबल वो सिर्फ डिसीजन लेते हैं आइदर ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, सर इसका मतलब फिर जो हम कंडीशन देते हैं हम्म, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू की, तो उसके अंदर पहले वो ग्रेटर देन और लेस देन को रीड जी। करता है, इसके बाद इक्वल टू पहले पे जाता है। ऑपरेटर को रीड करता है। अब इसी तरीके से अब देखें, अब यहाँ पे ये मुझे, और यहाँ पे मुझे एरर क्यों दे रहा है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। 5 इज इक्वल टू 5 सही है, बिल्कुल होना चाहिए। क्लास जहन में रखिएगा, सी शार्प में इस ऑपरेटर को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और इसको कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। सी शार्प इसको मानता है इक्वल, इसको मानता है असाइन, कि इसका मतलब ये है कि आप कंडीशन में असाइन करने जा रहे हैं ये वाली कंडीशन। अब इसका मतलब है 5 इज इक्वल टू 5, डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है असाइनमेंट। तो अब ये रिटर्न मुझे करेगा ट्रू। ठीक है भाई, हमारी यहाँ पे ये मीटिंग एंड होने जा रही है, तो कोई सवाल हो तो भाई पूछ लें, नहीं तो हमारा कंटेंट जो है वो आज का खत्म। आप लोग टास्क जो है वो जमा सर कर आपने अटेंडेंस सर नहीं है। हार्ड कोडेड वैल्यू के बारे में आपने बताया था, वो मेरी चलो समझ में अभी, नहीं आता, चलो जरा अभी रिपीट करेंगे। इसके बाद दोबारा ज्वाइन करो सब लोग। सर आपने अटेंडेंस ली थी क्या? हाँ तो आ जाओ ना, ज्वाइन कर लो नहीं ली, दोबारा। नहीं ली।